बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर्स हब। कैसे लग रहे हैं आप सबको नावल्स? आज हम जो नावल पढ़ेंगे वो है कोई दिल में बस गया। उरूसा आलम का ये नावल है। शॉर्ट नावल है, छोटी स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है। इसका ये कौन से डाइजेस्ट में आया था, इसका ईयर और मंथ मुझे याद नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई दिल में बस गया, उरूसा आलम। ये जो डैडी ने नया मुलाजिम रखा है उसके नखरे कुछ ज़्यादा नहीं हैं, अनुषा ने तानिया से कहा तो वो धीरे से हंस दी। खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। तानिया ने लहक लहक के शेर पढ़ा तो अनुषा उसे घूरने लगी। तो वह तानिया, कितना ख़राब ज़ौक़ है तुम्हारा, निरी अहमक हो तुम। ये शेर भला तुम्हें इस पहाड़ के लिए पढ़ना चाहिए था। इस ऊँट में नज़ाकत कहाँ से आ गई? इस कदर लहीम शहीम हाथी जैसे जिस्म वाला मजबूत मर्द तुम्हें नाजुक नज़र आ रहा है। कुछ शर्म करो अनुषा, इतने स्मार्ट से मर्द को तुमने हाथी ऊँट जैसे जानवर से तशबीह दे डाली। वैसे क्या बात है, मैं देख रही हूँ कई दिन से बड़ा जिक्र किया जा रहा है इस हैंडसम का। आजकल तुम बड़ी दिलचस्पी ले रही हो इसमें। तानिया ने हंसते हुए बड़े ज़ोमानी अंदाज में कहा। क्या वो भग से रह गई? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं भला इस 2 टके के आदमी में दिलचस्पी लूँगी? तुमने ये सोचा भी कैसे? अनुषा बुरी तरह से चिढ़ गई तो तानिया हंस दी। मैं तो इस नीच आदमी का दिमाग ठिकाने लगाना चाहती हूँ। पता नहीं खुद को कहाँ का प्रिंस समझता है, बड़ा चैंपियन बना फिरता है। खोपड़ी दुरुस्त कर दूंगी इस हीरो की। ओहो भाई, क्या बात है, एक ही लम्हे में तुमने उसे हीरो, चैंपियन और प्रिंस बना डाला। दुनिया के तमाम टाइटल्स एक ही लम्हे में दे डाले। देखो तानिया, अब अगर तुमने एक लफ्ज़ भी उसके मुतल्लिक कहा ना तो मैं तुम्हें कमरे से खड़े खड़े निकाल दूंगी। अनुषा ने उंगली उठा के तानिया को तनबीह की। अरे क्या बात कर रही हो? तानिया हैरान हुई। मैं उसके बारे में कहाँ बोल रही हूँ? उसके बारे में तो इतनी देर से तुम ही बातें कर रही हो। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तानिया उसके बारे में बात करने की, अनुषा ने कुछ खिसिया कर कहा। ओ, तानिया ने ओ को लंबा किया। तो ये जो तुम इतनी देर से हीरो चैंपियन के बारे में बातें कर रही हो, ये सब बिला ज़रूरत कर रही हो? अगर कभी ज़रूरत पड़ गई इस प्रिंस की तो क्या करोगी? तानिया ने फिर से शरीर हंसी के साथ पूछा तो वो उसके ऊपर आंखें निकालने लगी। मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है और तुम्हें मस्तियाँ सूझ रही हैं? ओ ज़बरदस्त! तानिया ने हैरत से आंखें फैलाई। क्या हुआ? अनुषा भी उसकी हैरत पे चौंक उठ पड़ी। तुम्हारे पास दिमाग भी है? और फिर अनुषा ने आओ देखा ना ताओ और तानिया पर कुशन्स की बरसात कर दी। बस बस बस, कुछ कुशन्स अपने उस हीरो के लिए भी बचा के रख लो। इतनी देर से मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है और तुम मेरा और दिल जला रही हो। अभी तक दिल तुम्हारे पास है, उसको नहीं दिया। तानिया, अब तुमने कुछ कहा तो मैं कोई भी रियायत किए बगैर तुम्हारा गला दबा दूंगी। मेरी बात सुन नहीं रही और बीच पे कोई ना कोई टुकड़ा लगा देती हो। अच्छा चलो ये बताओ, इतनी गर्मी किस बात की है? दरअसल मैं आज डैडी के ऑफिस गई थी। मैंने उनसे कहा कि वास्ते में मुझे घर छोड़ता चला जाए तो मुझे टका सा जवाब दे के चलता बना। वहाँ और भी कई लोग खड़े थे, उसने तो किसी के भी सामने मेरा लिहाज नहीं किया। बस उस वक्त से मेरे अंदर जो आग लगी हुई है वो अभी तक बुझी ही नहीं। ओह वेरी सैड। यानी इस कदर पर तपिश जवाब दिया उसने तुम्हें? वैसे उसने क्या कहा था? यही कि मैं फजूल की जिम्मेदारियां नहीं उठाता, अनुषा ने जलकर कहा। हाँ, ये वाकई खासी शोला सिफ्त बात कही उससे। वैसे अनुषा, उसकी बात कुछ इतनी गलत भी नहीं थी। भाई देखो ना, वो क्यों बिला वजह इस पराये बोझ को ढोता फिरे। तुम तो बिल्कुल चुप रहो। मैं देख रही हूँ कि मेरे साथ हमदर्दी करने की बजाय तुम मुसलसल उसकी तरफदारी किए चली जा रही हो। मैं यानी अनुषा रहमान उसे फजूल की जिम्मेदारी नज़र आती हूँ। मेरे बाप के ऑफिस में काम करता है, हमारा खतर हमें ही आंखें दिखाता है। मैं तो उसकी आंखें निकाल लूँगी, सर फाड़ दूँगी। अनुषा ने दांत कचकचाए। ये काम उसी वक्त करना था ना। अब ये सब करने के लिए तो तुम्हें एक दफ़ा फिर उससे लिफ्ट मांगनी होगी। मैं मांगती कुछ नहीं हूँ, छीन लेती हूँ, अनुषा ने कुछ तकब्बुराना अंदाज में कहा। उसको भी छीन लोगी क्या? हाँ छीन लूँगी। कल से वो मेरी ड्राइवरी करेगा। सोच लो कहीं वो फिर इनकार ना कर दे, क्योंकि वो मुझे इतनी आसानी से तुम्हारी ड्राइवरी करने वाला नज़र नहीं आता। अब उससे इनकार किया तो नौकरी से हाथ धोने पड़ेंगे। हो सकता है वो ऐसा ही कर गुजरे। वो ऐसा हरगिज़ नहीं करेगा क्योंकि डैडी उसे बहुत चार्मिंग सैलरी देते हैं। कितनी? तानिया ने कुरेदा। ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरह वो डैडी के साथ उनके बिजनेस में इन्वॉल्व है उससे मुझे यही अंदाज़ा होता है कि डैडी उसे ज़रूर ठीक ठाक पैसे देते होंगे। इतनी अच्छी नौकरी को ठुकराएगा तो अपना ही नुकसान करेगा, क्योंकि अच्छी नौकरी वैसे भी आसानी से नहीं मिलती। अनुषा अपनी मनसूबाबंदी पर खुश हो गई। डैडी, मुझे एक ड्राइवर की ज़रूरत है। दूसरे दिन उसने डैडी के सामने अपना मसला रख दिया। बेटा, मैंने तो पहले भी आपसे कहा था, लेकिन आपने कहा कि मैं खुद ड्राइविंग करूँगी, तो मैं खामोश हो गया। अब अगर तुम्हें ड्राइवर की ज़रूरत है तो मैं बंदोबस्त कर दूंगा। डैडी, बंदोबस्त तो मैंने कर लिया, बस आप उससे बात करके कल सुबह घर आने को कह दीजिएगा। बेटा, जब तुमने उसे देख ही लिया है तो घर पर भी बुला लेती।
डैडी मैंने सिर्फ उसे देखा ही देखा है इस हिस्से में, उससे कोई बात नहीं की। ये बात आपको करनी है। ओके, मैं बात कर लूँगा, बताओ कौन है? दिलनवाज। उसने सुकून से उसका नाम बताया। कौन? वो हैरत से हकलाए। वही हमारा मुलाजिम जो आपके दफ्तर में काम करता है, अनुषा ने कद्दे उचकाते हुए कहा। और नो बेटा, तुम गलत समझी हो। दिलनवाज ऐसा आदमी नहीं है, ये उसके करने का काम नहीं। तुमने उसके बारे में सोचा भी कैसे? बेटी की बात पर वो खास से हैरान हुए। और कमान डैडी, या बिला वजह ही छोटे छोटे मुलाजमों को ऐसे से वैसा बना देते हैं, अनुषा ने नागवारी से कहा। बहरहाल तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए चंद दिनों में ड्राइवर का बंदोबस्त हो जाएगा। लेकिन डैडी, मुझे फौरी तौर पर ड्राइवर चाहिए। सुबह इतना रश होता है कि मुझसे ड्राइविंग नहीं होती। ठीक है, जब तक ड्राइवर का बंदोबस्त नहीं हो जाता मैं दिलनवाज से दरख्वास्त करूंगा। व्हाट दरख्वास्त? इस मामूली आदमी से आप दरख्वास्त करेंगे? उसे तो आप ऑर्डर दीजिए। ऑर्डर? नहीं बेटा, तुम नहीं समझती हो, ऐसा नहीं हो सकता। वो कहते हुए उठ गए तो अनुषा अजीब से अंदाज में उनकी पुश्त तकने लगी। पता नहीं डैडी को क्या हो गया, एक काम से आदमी को अनोखी मखलूक बना दिया है। हो सकता है वो अनोखा ही हो, तानिया ने पैर हिलाते हुए कहा। सारा अनोखापन निकाल दूंगी इसका। हीरो से जीरो ना बना दिया तो मेरा नाम भी अनुषा नहीं। वो मनीखजी से मुस्कुराते हुए उठ गई। अनुषा टीवी देख रही थी कि फ़ोन की बेल बज उठी। हेलो, उसने नहायत बेजारी से कहा। मुझे मिस अनुषा रहमान से बात करनी है, भारी सी आवाज़ और संजीदा लहजे के साथ कहा गया। आपको कोई और टाइम नहीं मिला था अनुषा से बात करने के लिए? क्यों मोहतरमा, इस टाइम में क्या खराबी है? इस वक्त मैं टीवी पे अपना पसंदीदा प्रोग्राम देख रही थी। आपकी वजह से मेरा सारा प्रोग्राम गारत हो गया। देखिए मोहतरमा, आपके पास तो इतना बेकार वक्त है कि आप टीवी पे फजूल प्रोग्राम देख सकती है। मेरे पास इतना भी नहीं कि आपको फ़ोन कर सकूं। बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल कर इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ। तो ना करते। मैंने मजबूर तो नहीं किया था, वो तुनक के बोली। अनुषा उसे पहचान चुकी थी। आप मुझे मजबूर कर भी नहीं सकती। ये तो रहमान साहब से ताल्लुकात का ख्याल करते हुए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कुछ दिन तक आपको यूनिवर्सिटी पिक एंड ड्रॉप करने के लिए कहा था। कल सुबह ठीक 8 बजे आऊँगा, 2 दफ़ा हॉर्न बजाऊँगा, फिर 2 मिनट तक आपका इंतज़ार करूँगा। इस दौरान आप घर से बाहर निकली तो ठीक, वरना किसी और सवारी का बंदोबस्त करके चली जाइएगा। फिर अनुषा के कहने से पहले ही खटाक से फ़ोन बंद कर दिया गया। अहमक, खुद को बड़ा तो अफलातून समझता है। सारी अफलातूनी कल कल ही निकाल दूंगी। लेकिन ये तो बताओ कि था कौन? तानिया को कुछ कुछ अंदाज़ा हो गया था। अरे वही अरस्तू की औलाद अफलातून, उसने दांत पीस के कहा। लेकिन जहाँ तक मेरे इल्म में है, अरस्तू और अफलातून तो उस्ताद शागिर्द थे। तानिया के कहने पर अनुषा उसे घूरने लगी। बहुत बुरी आदत है तुम्हारी, फ़ौरन बाल की खाल निकालने लगती हो। सुबह अनुषा सुकून से नाश्ता कर रही थी। अनुषा जल्दी करो, दिलनवाज भाई आते ही होंगे। आने दो, कम से कम आधा घंटा इंतज़ार करवाऊंगी। मोहतरम का दिमाग दुरुस्त करने का तो जोश तो मैं आज ही दे दूंगी। तुम आधे घंटे की बात करी हो, यानी 30 मिनट, और वो मुझे आधा मिनट यानी 30 सेकंड रुकते हुए भी नज़र नहीं आ रहे। तुम शायद भूल गई, तो मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ कि उन्होंने 2 मिनट रुकने और 2 हॉर्न बजाने का के लिए कहा था। और देखो, हॉर्न बजा है। शायद दिलनवाज भाई आ गए हैं, मैं देखती हूँ, तुम फ़ौरन आ जाओ। तानिया ने जल्दी से कुर्सी से उठते हुए कहा। अनुषा ने उसी तेज़ी से उसका हाथ पकड़ के दोबारा उसे कुर्सी पे धकेल दिया। अभी उस अकड़ू को इंतज़ार करने दो। नहायत इत्मीनान से नाश्ता करके जब 15 मिनट बाद वो तानिया के हमरा शान से गर्दन अकड़ाए तकब्बुर से बाहर निकली, तो गाड़ी तो दूर की बात, उसकी धूल भी हवा में तहलील हो चुकी थी। सारा तकब्बुर झुंझुलाहट में तब्दील हो चुका था। तानिया ने अपनी मुस्कुराहट छुपाने के लिए होंठों पर हाथ रख लिया। दिलनवाज साहब आए थे यहाँ? उसने गुस्से से बिफरे हुए अंदाज में चौकीदार से पूछा। जी, वो आए थे और 3 मिनट ठहर के चले गए। वो गुस्से से पैर पटकती हुई अंदर आ गई। माँ के इंतकाल के बाद वो बहुत ज़िद्दी और खुदसर हो गई थी, और फिर बाप के लाड प्यार और बेतहाशा दौलत ने उसे बगाड़ने में भरपूर किरदार अदा किया। 15 बरस पहले एक फ़िज़ाई हादसे में अनुषा की माँ और तानिया के वालिदैन हज से वापसी पे ख़त्म हो गए। तानिया इसकी फूफू की बेटी थी। वालिदैन की वफ़ात के बाद वो इकलौते मामू के घर आ गई। रहमान बेग ने इसमें और फिर अपनी बेटी में कोई फ़र्क नहीं किया। उन दोनों में भी बिल्कुल सगी बहनों जैसी ही मोहब्बत थी। एक ही माहौल में रह के तानिया बिल्कुल नहीं बिगड़ी, जबकि अनुषा बिगड़ती चली गई। कोई बात उसके मिजाज के ख़िलाफ़ हो जाती तो वो बिल्कुल ज़ख्मी शेरनी बन जाती। वो हर काम अपने मिजाज और मर्ज़ी के मुताबिक चाहती थी। दिलनवाज खान ने मेरी बेइज्जती की है, उसका बदला मैं उससे ज़रूर लूँगी, उससे तेज़ी से टहलते हुए कहा। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर लेना, लेकिन लोगी कैसे? उसके साथ शादी करके। चाय पीते हुए तानिया को बुरी तरह फंदा लग गया। लेकिन उसके साथ किसकी शादी करके? कुछ देर खांसने के बाद वो मुश्किल बोल पाई। तुम्हारी शादी करके, अनुषा ने जलकर कहा। लेकिन मैं दो दो शादियां कैसे कर सकती हूँ? तानिया ने हरस से आंखें निकाली। तुम तो जानती हो कि मेरा निकाह हो चुका है। जब तुम जानती हो कि तुम्हारी शादी उसके साथ नहीं हो सकती है, तो फिर तुमने पूछा क्यों? अरे भाई, मैंने अब कोई अपने लिए तो नहीं पूछा ना। वैसे कोई लड़की है तुम्हारी नज़र में?
मैं खुद हूँ, उसने ठोस अंदाज में कहा। तुम? तानिया की आंखें फट गई। तुम्हारे ख्याल में वो तुमसे शादी कर लेंगे? क्या क्या तुम होश में तो हो? तानिया के ऊपर चीख पड़ी। तुमने ये बात कही भी कैसे? मुझसे शादी करने के लिए 1000 लड़के पागल हुए फिरते हैं। मैं करोड़पति बाप की इकलौती औलाद हूँ, भला उसकी जुर्रत हो सकती है मुझसे शादी करने से इनकार करने की? तुम पारा सिफ्त और वो सर मिजाज तुम्हारा उनके साथ निभाह हो जाएगा। मैं उसके साथ निभाह करने के लिए नहीं, उसको ज़िबा करने के लिए शादी कर रही हूँ। वो जिलबिला के बोली। खासा बिगड़ा हुआ बकरा है, इतनी आसानी से नहीं कटेगा। तानिया ने उसे होशियार किया। दौलत की तलवार बहुत तेज होती है, अच्छे अच्छों को काट के रख देती है। वो देखते में ऐसा लालची और कमज़ोर आदमी लगता नहीं है। बहरहाल तुम ट्राई करके देख लो, वो खासा दबंग और खुददार किस्म का मर्द है। तो तुम्हारे ख्याल में मैं खुददार नहीं हूँ? तो चिढ़ कर बोली। पता नहीं, तानिया ने कंधे झुका के सुकून से कहा। तो उसने तानिया के ऊपर मुक्कों की बरसात कर दी। जब तुम पहले से जानती हो कि तुम्हारा उनके साथ गुजारा नहीं हो सकता, तो फिर तुम ये शादी क्यों करना चाहती हो? बताया तो है, उससे बदला लेने के लिए। लेकिन सारी ज़िंदगी तो बदला नहीं लिया जा सकता ना। फिर बदला लेने के बाद तुम क्या करोगी? अलहदगी? क्या? उसने मज़े से कहा। तो तानिया धक से रह गई। और अगर उन्होंने तुम्हें नहीं छोड़ा, फिर उससे तो अलहदगी मैं मांगूंगी भी नहीं। मैं तो कोर्ट के ज़रिए खुला लूँगी। ऐसे तो उसे मैं भी नहीं छोड़ूंगी, अपनी बेइज्जती का ठीक ठाक बदला लेके छोड़ूंगी। बस बस, बहुत हो गई ड्रामाई मनसूबाबंदियाँ। ज़िंदगी कोई ड्रामा नहीं है, ये जीती जागती हकीकत है। तुम्हें उनके साथ इस किस्म का बदला लेने का कोई हक नहीं है। और अगर अंकल के मुलाजिम हैं तो उनका काम करके तनख्वाह लेते हैं। दुनिया में सब इसी तरह एक दूसरे के पास काम करके अपना मुआवजा वसूल करते हैं। तुम तो उनके बारे में ऐसे बात करती हो जैसे वो तुम्हारे ज़रख़रीद गुलाम हो। अगर उन्होंने तुम्हें अपने साथ ले जाने से इनकार कर दिया तो ये उनकी मजबूरी भी हो सकती है। और वैसे भी तुम्हारा कोई काम करना उनकी ड्यूटी और जिम्मेदारी में शामिल नहीं है। तानिया ने उसे अच्छा खासा डपट दिया। वो मेरे बाप के ऑफिस में काम करता है, इस लिहाज से वो मेरा भी मुलाजिम है। वो फ़ोन करके बैठ गई। फ़ोन करने बैठ गई। किसे फ़ोन कर रही हो? तुम्हारे दिल नवाज भैया को, अनुषा ने दांत पीस के कहा। अभी तो तुम इतना बड़ा बुला कह रही थी, फिर उन्हें फ़ोन क्यों कर रही हो? तानिया हैरान हुई। मैंने उन्हें भला नहीं, सिर्फ बुरा ही बुरा कहा है। और फ़ोन क्यों कर रही हो? तुम खुद ही देख लो। हेलो दिल नवाज साहब, कैसे हैं आप? वेरी वेल, आप सुनाइए, कैसे जहमत की? जब से आप हमारे ऑफिस में आए, हमने तो आपको चाय कॉफ़ी पर मधु ही नहीं किया। आज शाम को आप हमारे साथ चाय पिए ना। अगले हफ्ते तक तो मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, और फिर ये चाय कॉफ़ी की फॉर्मेलिटी की क्या ज़रूरत है? मैं वैसे ही किसी दिन आ जाऊँगा। देखिए, फिर मेरे सेमेस्टर शुरू हो जाएंगे। आप टाइम निकाल कर आज ही आ जाइए ना। और फिर हम आपके लिए ख़ास तैयारी भी कर चुके हैं, लिहाजा अब इनकार नहीं चलेगा, आपको तो आना ही होगा। ओके, मैं आ जाऊँगा। थैंक्स कह के अनुषा ने खुश दिली से फ़ोन रख दिया। कौन सी तैयारी की है आपने? ज़रा मैं भी तो सुनूं। अरे तैयारी में कितनी देर लगती है, सब कुछ बाजार से मंगवा लेंगे, बस हो गई तैयारी। शाम को अनुषा बड़ी नक्सत से तैयार होकर दिल नवाज का इंतज़ार करने लगी। शाम से रात होगी, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं था। वो तो सुलग के चिंगारी बन गई। ये शख्स मेरे लिए चैलेंज बनता जा रहा है, उसे दांत कचकचाते हुए कहा। मेरे ख्याल से तो बन गया है, तानिया ने सुकून से कहा। मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, उससे हथेली पर दूसरे हाथ का मुक्का मारते हुए कहा। लेकिन तुम कह रही थी कि मैं छोड़ूंगी। ओहो, वो मैंने शादी करने के बाद कहा था। सैया से आने हैं, मैं क्या करूं? तानिया ने मज़े लेते हुए लहक लहक के कहा। तो वो बुरी तरह से चिढ़ गई। शट अप, बंद करो तुम अपनी ये रागनी। वो चीखती और पैर पटकती अपने कमरे में चली गई। अगले दिन जलती भुनती वो ऑफिस पहुंच गई। दिल नवाज किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। ऑफ वाइट पैंट और चॉकलेट ब्राउन शर्ट में वो बड़ा चार्मिंग लग रहा था। मैं आपसे फिर बात करूंगा। अनुषा को देखते ही उसने फ़ोन बंद कर दिया। प्लीज़ तशरीफ़ रखिए। कहीं कैसे तशरीफ़ लाना हुआ? कल आप आए क्यों नहीं? खासे बिगड़े हुए मूड के साथ पूछा गया। तो आप शिकायत करने आई हैं? उसने धीमी सी मुस्कुराहट के साथ पूछा। क्या मुझे शिकायत नहीं करनी चाहिए? उसने अपने मूड को नॉर्मल करते हुए पूछा। ज़रा सी भी तेज़ी या तल्खी दिखा के उसे खोना नहीं चाहती थी। वो बड़ी टेढ़ी खीर था, इससे वो भी उसे ट्रिक से ही काबू करना चाहती थी। बिल्कुल करनी चाहिए, आपको शिकायत का हक है, लेकिन ऐसा बदअखलाक मैं भी नहीं। दरअसल कल अचानक एक बहुत अहम बिजनेस मीटिंग में जाना पड़ गया। मैंने आपके घर कल शाम को 3 मरतबा फ़ोन किया और गालिबन आपका फ़ोन ख़राब था। उसके कहने से अनुषा को भी ख्याल आया कि कल दोपहर से फ़ोन डेड था और आज सुबह ही ठीक हुआ है। आप ना आने के बारे में डैडी को मोबाइल पे भी बता सकते थे। बुलाया आपने था और मैं उन्हें इनकार करता, ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। बहरहाल आई एम वेरी सॉरी। ऐसे नहीं, आप पर फाइन लगेगा। अनुषा का मूड बेहतर हो तो लहजा भी खुशगवार हुआ। वो क्या? वो गहरी सी नज़रों से उसकी तरफ देखा। वो ये कि आज आप लंच मेरे साथ करेंगे। करूँगा या करवाऊँगा?
वह एक दफ़ा फिर उसकी गहरी नज़रों में की जद में थी। यकीनन कराएंगे, अनुषा ने पूरे एतमाद अंदाज में कहा। नो। नहायत सख्ती से इनकार हुआ तो वो चौंक पड़ी। मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है। मैं गैर लड़कियों को लंच या डिनर नहीं कराता हूँ। आप बराह करम आइंदा मेरे ऑफिस में मत आइएगा। आपका इस तरह इतनी आज़ादी से मेरे ऑफिस में आना मुझे नहीं पसंद। अपनी इतनी शदीद तज़हीक पर वह जल के आग का कोला बन गई। गुस्से के मारे दिमाग खोपड़ी में घूमने लगा। उसको दिलनवाज की तरफ से ऐसी बेबाकी की उम्मीद हरगिज़ नहीं थी। मैं तो ऑफिस में आती रहती हूँ। उससे फ़ौरन लहजे को खुशगवार और चेहरे के तासुरात को नॉर्मल करते हुए उसे ये बावर करवाने की कोशिश की जैसे उसकी बातों की अहमियत ही नहीं है, वरना दिल तो उस वक्त उस शैतान का मुंह नोच लेने को चाह रहा था। वो उस पर अपनी बेइज्जती जाहिर करके उसे बढ़तर और ख़ुद को कमतर साबित नहीं करना चाहती थी। मैं आपको आने से नहीं रोकूंगा, लेकिन आप आइंदा मेरे पास मत आइएगा। ओके, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं आइंदा आपके कैबिन में नहीं आऊँगी। अनुषा ने कंधे उचकाते हुए ज़बरदस्ती मुस्कुराहट से चेहरे पर से जाके कहा, जबकि अपनी हद तक के एहसास से उसके अंदर शरारे से भर गए थे। इस बददिमाग की ज़बान ने छुरी बन के उसकी रगों को काट डाला था। ठीक है, मैं चलती हूँ, लेकिन आप घर ज़रूर आइएगा। उसने अपने लहजे में खुशगवारी पैदा करते हुए कहा और खड़ी हो गई। अच्छी बात है, मैं किसी दिन हाजिर हो जाऊँगा। अनुषा ने अपने ऊपर गुजरने वाली कैफियत दिलनवाज खान पर बिल्कुल जाहिर नहीं होने दी। वो एक ज़बरदस्त प्लान सोचकर वहाँ से चली आई। तानिया का मियाँ अमेरिका से आया तो उसके घर वालों ने रुखसती का तकाजा शुरू कर दिया। रहमान साहब ने जल्दी जल्दी सारे इंतजामात किए और तानिया की शादी की तैयारियां शुरू की। शादी वाले दिन अनुषा की सज धजी निराली थी। गोल्डन तंग पजामा सूट पर बड़ा सा गोल्डन कामदार दुपट्टा लिए हुए कोई शहजादी लग रही थी। अरे अनुषा, आज तुम हमें किसी खास शख्सियत से मिलवा के कोई सरप्राइज देना चाहती थी, उसकी फ्रेंड्स ने कहा। हाँ, आओ मेरे साथ। वो अपने चारों फ्रेंड्स को मर्दों वाली साइड पे ले आई। इनसे मिलो, ये है मेरे शोहर दिलनवाज खान। दिलनवाज अपने कुछ दोस्तों और ऑफिस कोलीग्स के साथ खुशगपियों में मसरूफ था कि अचानक उस शोला सिख ने भरे पंडाल में उसके सर पर बम फोड़ के उसके वजूद के परखच्चे उड़ा दिए। वो भग से रह गया। वो खूबसूरत बला तो शैतानी धमाका करके चलती बनी रही थी। दिलनवाज खान अपनी जगह पत्थर का हो गया। कुछ देर के लिए तो उसके हवास ही मुख्तल हो गए। अब चंद लम्हे पेश से क्या हुआ क्यों हुआ उसका दिमाग जैसे सोच ही नहीं पा रहा था। जब सबने मुबारकबाद देना शुरू की तो एक झटके से वो होश में आया। अरे यार, तुम तो बड़े गुरु निकले। लोग शादी करके हैरान करते हैं, तुमने छुपा के हैरान कर दिया। इस किस्म के शोक जुमले उसके कानों में जहर टपकाते रहे। उसका सारा वजूद गुस्से और शर्मिंदगी के मारे ठंडे पसीनों में बह गया। उसके होंठ आपस में ऐसे जुड़ गए थे कि बावजूद कोशिश के बोलने के लिए ना खुल पा रहे थे और ना मुस्कुराहट के लिए फैल रहे थे। उस वक्त उसके लिए अपने वजूद को ज़मीन पर खड़ा रखना दोभर हुआ चाह रहा था। उसने किसी के सामने कोई सफाई पेश नहीं की कि कहीं वो कातिल हसीना सबके सामने फिर कोई दिलफरेब सा शोशा ना छोड़ दे। कुछ इस सानह को समझने के बाद वो सब से माजरत करके वहाँ से खिसक गया। पता नहीं कैसे ड्राइव करके वो घर पहुंचा। काफ़ी दफ़ा गाड़ी टकराते टकराते बची। घर आते ही उसे फ्रिज खोल के खड़े खड़े ही ठंडे ठार पानी की बोतल मुंह से लगा ली, लेकिन अंदर आग लगी हुई थी। आग फिर भी नहीं बुझी। वो सोच भी नहीं सकता था कि वो बालिश्त भर की लड़की उससे इस बुरी तरह बदला लेगी। उसके होशो हवास अभी तक ठिकाने पर नहीं आए थे, दिमाग में बगोले से उठ रहे थे। ऑफिस और दोस्तों में काम और किरदार के हवाले से उसकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन थी। कल ही सब उसे शादी करने के लिए कह रहे थे और वो हंस के टालता रहा। और आज उस छटांग भर की लड़की ने एक ही पल में उसकी बरसों की बनाई हुई साख को राख कर दिया। रात उसे बड़ी अजियतों में अंगारों पर लौट के गुजारी। दूसरे दिन सुबह 9 बजे वो रहमान साहब के घर पहुंच गया। साहिब घर पर हैं? उससे गेट पर खड़े चौकीदार से दरियाफ्त किया। नहीं जी, साहिब तो ऑफिस जा चुके हैं। चौकीदार के जवाब में उसकी तसल्ली कर दी। वो जानबूझकर ऐसे टाइम पे आया था कि रहमान साहब ऑफिस चले गए हों। अनुषा बीबी हैं? उस कातला का नाम लेते हुए उसे ऐसा लगा जैसे ज़बान पर अंगारा आ गया हो। जी, साहिब बीबी तो अभी सो रही हैं। ठीक है, मुझे उन्हीं से काम है, मैं देख लेता हूँ। वो जल्दी से अंदर आ गया। उसके कमरे का दरवाज़ा बंद था। वो आहिस्तगी से खोल के अंदर आ गया। वो दिलरुबा उसके होश उड़ा के खुद यहाँ मदहोश पड़ी थी। उसकी नींद छीन के खुद मज़े से अपनी नींद पूरी कर रही थी। वो दिलनवाज खान का सुकून लूट के बड़े सुकून से पड़ी थी। दिलनवाज का दिल चाहा इस जालिम हसीना का बेड उलट दे। इसका कातिल वजूद देख के दिलनवाज के बदन में चिंगारियां सी भर गई। वो आहिस्तगी से आके उसके सरहाने बैठ गया। दिल तो चाहा कि अभी हाथ खींच के उसे ज़मीन पर पटक दे। उससे धीरे से उसके नर्म बालों पे हाथ फिरा तो उसने कसमसा के अधखुली आंखों से देखा और फिर दोबारा आंखें मूंद ली। लेकिन फिर चंद ही लम्हों बाद उसने दोबारा आंखें खोली तो हैरत और परेशानी के मारे खुलती ही चली गई। दिलनवाज खान उसके सरहाने बैठा बड़ी बेबाकी से उसे देख रहा था। वो हड़बड़ाकर चीख मारकर उठकर बैठ गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दहशत और हैरत के मारे
उसके होश उड़े जा रहे थे। फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, दिलनवाज़ खान ने बज़ाहिर बहुत ही इत्मीनान से कहा, लेकिन अंदर का इत्मीनान गारत था। इस वक्त उसके दिल में छुरियाँ सी चल रही थी। आप मेरे बेडरूम में बगैर इजाज़त आए कैसे? अनुषा ने कपकपाए हुए लहजे में तेज़ी से पूछा। आई एम योर हस्बैंड माई स्वीट हार्ट। बीवी के पास आने के लिए किसी भी इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपकी जुर्रत कैसे हुई ये सब कहने की? अनुषा ने तेज़ी से उठते हुए कहा, मैं आप जैसे 2 टकिया आदमी के साथ शादी करूंगी जो हमारे टुकड़ों पर पड़ रहा है। मेरे बाप के ऑफिस में एक मामूली मुलाजिम है। चटाख चटाख पैदर पे कई सनाटेदार थप्पड़ों ने अनुषा का नाजुक वजूद हिला के रख दिया। बकवास ये नहीं है, बकवास वो है जो रात तुमने मुझे अपना शौहर बना के की थी। तुमने मुझे इतने लोगों के सामने अपना शौहर कहने की जुर्रत की। मैं ये नहीं पूछूंगा कि क्यों और कैसे तुमने ये जुर्रत की, बल्कि मैं तुम्हें इस जुर्रत की दाद देता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ मत समझना कि मैं तुम्हें अपनी बीवी बना लूँगा। और तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं तुम जैसी बिगड़ी हुई गैर जिम्मेदार और लाव वाली लड़की को अपनी बीवी बना लूंगा। और जहाँ तक 2 टकिया आदमी की बात है तो ये भी सुन लो, मैं तुम्हारे बाप का मुलाजिम नहीं हूँ, वो मेरे मुलाजिम हैं। मैं उनके ऑफिस में काम नहीं करता बल्कि वो मेरे ऑफिस में काम करते हैं। अनुषा साकत और सुन बैठी हुई थी। इस इंकशाफ ने उसकी आंखें खोल दी। बिजनेस में नुकसान हो जाने के बाद तुम्हारा बाप बिल्कुल कंगाल और कल्लाश हो चुका है। यहाँ तक कि उनका ये घर जिसमें तुम रह रही हो अब उनका नहीं रहा, इसे भी मैं ख़रीद चुका हूँ। वो शॉक्ड सी कैफियत में बैठी हुई थी। उसके इंकशाफात ने दिमाग, सुन और ज़बान गंग कर दी। मैं ये सब कुछ तुम पर जाहिर नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने ऐसे हालात पैदा करके मुझे हकीकत बताने पर मजबूर कर दिया। दिलनवाज ने उंगली उठा के कहा और उस परिवेश के ऊपर धकेल के ज़मीन रोनता हुआ कमरे से निकल गया। और वो जो उसे अपना मुलाजिम और नीच आदमी समझ के बड़े करोफर से उसका दिमाग दुरुस्त करने चली थी, वो शहजादों जैसी आन बान वाला आंधी तूफान की तरह है। और चंद लम्हों में उस पर हैरत अंगेज़ और दर्दनाक हकीकतें यहाँ करके उल्टा उसका दिमाग ठिकाने लगा के उसके वजूद के परखच्चे उड़ा के चला गया। वो जो ज़रा समझ के खुद आफ्ताब बनी बैठी थी, वो जो उसे ज़र्रा समझ के खुद आफ्ताब बनी बैठी थी, असल में तो वो खुद ज़रा थी। कितनी गाफिल थी वो अपनी असलियत से। खुद चिराग होकर सूरज से मुकाबले पर आ गई थी। कितनी बदहोश थी वो पराए तैश पर। उसका लहू लहू वजूद बिस्तर पर ढह गया। डैडी, आपने मुझसे क्यों ये सब कुछ छुपाया? आखिर क्यों रात को डैडी के कमरे में उससे बास पोस कर रही थी? बेटा, ये बिजनेस के मामलात थे, तुम्हें बता के मैं परेशान नहीं करना चाहता था। हाँ, घर बेचने का जिक्र मैं तुमसे ज़रूर करना चाहता था, लेकिन वो भी तुम्हें पता चल ही गया। ताई के वलीमे में भी वो नहीं जा सकी, डैडी ही चले गए। वो जिसकी हस्ती को खाक में मिलाने चली थी उसकी नज़रों में तो पहले ही खाक थी। ये क्या हो गया? ये सब ये क्यों और कैसे हो गया? कहकर वो हर रोज़ अपनी ज़िल्लत और अपने मौजूदा हालात पर कुटती रहती। फिर उसने दिलनवाज से माफ़ी मांगने का फ़ैसला कर लिया। डरते डरते ऑफिस फ़ोन किया, हर दफ़ा वो मसरूफ़ था, बात नहीं हो सकी। चंद ही दिनों में वो मस्त हवा से गलियों की धूल बन गई। इस तरह कुछ और दिन बेअकली बेचैनी में गुजरते गए और फिर इन्हीं गुजरते दिनों में एक और परेशानी आ खड़ी हुई। डैडी को हार्ट अटैक हो गया। डॉक्टर्स ने फौरी तौर पर बाईपास करने का फैसला किया। चंद दिनों में उनका ऑपरेशन हो गया, लेकिन वो रिकवर नहीं कर सके। सिर्फ 15 दिनों में चटपट हो गए। सब सरमाया ख़त्म होने के बाद उसे डैडी का सहारा था, लेकिन अब उनके ख़त्म होने के बाद तो सब कुछ ख़त्म हो गया। उसने पता नहीं कैसे खुद को संभाला और समझाया। चंद ही दिनों में कमज़ोर होकर बीमार पड़ गई। खाना पीना तो जैसे बड़ा नाम रह गया। उसे ड्रिप लगानी पड़ी। दिलनवाज ने ड्रिप लगाने का बंदोबस्त घर पर ही कर दिया था। वो उसके आगे इतनी मजबूर और बेबस हो गई थी कि उसे किसी काम से मना भी नहीं कर सकती थी। अब क्या होगा का सवालिया निशान हर वक्त निगाहों के आगे नाचता रहता। तानिया उसे रोज़ फ़ोन करके उसकी खैरियत दरियाफ्त करने के साथ साथ उसे तसल्लियाँ भी देती। उससे बातें करके वक्ती तौर पर उसका दिल बहल जाता, लेकिन फिर अपना फ्यूचर सोचकर उस पर लर्जा तारी होने लगता। दिलनवाज खान हफ्ते में 2-3 चक्कर लगा लिया करता था और फ़ोन तो रोज़ाना ही करता था। उस दिन अनुषा ने फ़ोन किया तो दिलनवाज ने ही रिसीव किया। उसकी भारी और बारोब आवाज़ सुन के धड़कनें एकदम तेज़ होगी। बात करने की हिम्मत ही नहीं, उससे फ़ौरन फ़ोन बंद कर दिया। कुछ देर के बाद फिर उससे यही हरकत की और फ़ोन के पास से हट गई। तकरीबन 10 मिनट के बाद बेल बजी तो उसने रिसीवर उठा के कानों से लगा लिया। जब बात नहीं करनी है तो आप फ़ोन क्यों कर रही हैं, और जब कर रही हैं तो काट क्यों रही हैं? अपनी चोरी पकड़ी जाने पर वो धक्सी रह गई। फ़ोन करते वक्त ये बात तो उसके जहन से ही निकल गई थी कि दिलनवाज के फ़ोन में उसका नंबर आ गया होगा, और उससे खुद भी उस वक्त दिलनवाज का नंबर देखे बगैर ही फ़ोन उठा लिया था। अगर देख लेती तो हरगिज़ ना उठाती। मैं आपसे माजरत करना चाहती थी, उससे ठंडी और मरी आवाज़ में कहा। किस बात की माजरत? दिलनवाज को अंदाज़ा तो हो गया था, लेकिन उससे सुनना चाहता था। उस दिन तानिया की शादी में मैंने जो कुछ किया शायद वो मुझे नहीं करना चाहिए था। शायद नहीं बल्कि यकीनन नहीं करना चाहिए था। अगर आप वो सब कुछ करने से पहले सोच लेती तो इस वक्त माजरत की ज़रूरत नहीं पड़ती। एनीवे, आइंदा इतने बड़े मार्के करने से पहले ज़रूर सोच लीजिएगा।
एक तो वो पहले ही शर्मिंदा थी, उसकी बातों ने मज़ीद शर्मिंदा कर दिया। घर में पूरा दिन वो ऐसे ही बोलाई चकराई सी फिरती रहती। तानिया से बात करके दिल बहल जाता। पहले जब ये घर अपना था तो वो किस सुकून और खुशी से यहाँ रहती थी। हर लम्हा दिल और जहन में मलकियत का एहसास रहता था। लेकिन यही मलकियत छिन जाने पर उस घर की छत हर लम्हा अपने सर और कंधों पर महसूस हो रही थी। कुछ खो होने का एहसास और किसी चीज़ पर अपनी मलकियत का एहसास इंसान को कितना ताकतवर और मगरूर बना देता है, और कुछ छिन जाने का एहसास कितना नातमा और कमज़ोर कर देता है। सर उठा के जीने में और सर झुका के जीने में कितना फ़र्क होता है। ये फ़र्क इसी वक्त नुमाया होकर सामने आता है जब आपका सर झुक जाता है। और अब अनुषा रहमान का भी सर झुक चुका था। सारा तंतना निकल चुका था। मलकियत का नशा और एहसास ख़त्म हो चुका था। उस दिन दिल नवाज घर आया तो कुछ देर उधर उधर की बातों के बाद अनुषा असल टॉपिक की तरफ आ गई। मैं कहीं जॉब करना चाहती हूँ। वेरी वेल, बहुत अच्छी बात है। कहाँ जॉब करना चाहती है? वो कुछ हैरत और अजीब से अंदाज में उसकी तरफ देखने लगी। न जाने क्यों दिल के किसी कोशे में ये आस उम्मीद थी कि वो जॉब करने से मना कर देगा, लेकिन वो उसकी लगती क्या थी जो वो मना करता। उस पगली ने ख्वामखाही उसे दिल में बसा के दिल के रिश्ते जोड़ लिए थे। बिला वजह का दर्द खरीद लिया था। पूरे वजूद में दर्द की एक लहर सी दौड़ गई। आंखों में धुआं सा भर गया। मैं कहीं पर भी नौकरी कर लूँगी, पढ़ी लिखी हूँ, जॉब तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। बिल्कुल मिल जाएगी। आप तो वैसे भी खासी बहादुर और मार्का आरा किस्म की खातून है। इस वाक़े को भूल नहीं सकते, जबकि मैं आपसे माजरत भी कर चुकी हूँ। आप क्या समझते हैं कि इतनी बड़ी बात सिर्फ आपकी एक माजरत से भुलाई जा सकती है? दिल नवाज ने तेज़ी से कहा। तो अनुषा कट के रह गई। अनुषा ने अब इस घर से जाने का तहैया कर लिया था। वो अब मज़ीद दिलनवाज के एहसानों की मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी। और फिर वो अभी तक अपनी तौहीन नहीं भूला था। माफ़ी मांगने के बाद भी उसका दिल साफ नहीं हुआ था। शायद इसमें कुछ कसक बाकी थी। वही बेवकूफ़ थी जो उससे दिल के रिश्ते जोड़ बैठी। दिलनवाज के दिल से तो अभी तक कदूरत नहीं निकली थी। उसने शद्दोमत से नौकरी ढूंढना शुरू कर दी और कई जगह ढूंढने के बाद बिलाखिर वो कामयाब हो गई और उसके साथ रहने का भी बंदोबस्त हो गया। अनुषा ने एक बैग में अपना सामान भरा, चौकीदार को घर की चाबियां पकड़ाई कि वो दिलनवाज को दे दे, और उसके बहुत पूछने और रोकने के बावजूद उसे कुछ भी बताए बगैर घर से निकल गई। बीबी घर पे है? हस्बे मामूल आज भी आते ही दिलनवाज ने उसकी बाबत दरियाफ्त किया। नहीं साहिब, बेबी तो घर पे नहीं है, वो तो घर छोड़ के जा चुकी हैं। क्या? दिलनवाज का पूरा वजूद हिल गया। क्या मतलब है? कहाँ चली गई हैं? कुछ बता के नहीं गई? दिलनवाज ने हैरत और परेशानी से पूछा। नहीं साहब, मैंने तो बहुत पूछा लेकिन बीबी ने मुझे कुछ नहीं बताया। तुम न जाने क्यों दिया अशरफ, तुम उन्हें रोकते तो सही। उससे बेबसी से कहा। साहब मैंने तो बहुत रोका लेकिन वो नहीं रुकी, बल्कि वो जाते वक्त घर की चाबियां आपको देने के लिए दे गई है। दिलनवाज ने एक तवील सांस बाहर खारिज की। उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। खड़े खड़े ठंडे पसीनों में नहा गया। ये इस दीवानी लड़की ने क्या कर दिया? तुम उनके किसी दोस्त या रिश्तेदार को जानते हो? नहीं साहिब, मैं तो किसी को नहीं जानता। मुझे तो आए यहाँ सिर्फ 10 दिन हुए हैं। मेरे सामने तो उनसे मिलने कोई नहीं आया। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। बीबी आए या उनका फ़ोन आए तो तुम उनसे उनका पता भी पूछ लेना और नंबर भी ले लेना। फ़ोन का तार काफ़ी लंबा है, तुम उसे अपने पास ही रख लो। ये मेरे फ़ोन नंबर्स हैं। बीबी का फ़ोन आए तो मुझे फ़ौरन बताना। दिलनवाज थके थके कदमों से बदहवास और परेशान से वापस आ गया। उसने अनुषा का मोबाइल नंबर भी उससे नहीं लिया था। कभी उसके पर्सनल नंबर पर बात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हैरत और सदमे और परेशानी से दिलनवाज के हवास मुख्तल कर दिए थे। सितम तो यह था कि वो उसके किसी रिश्तेदार और दोस्तों को जानता भी नहीं था जिनसे उसके बारे में कुछ पूछ सकता। वो बार बार घर के चक्कर लगाता रहा। चौकीदार के पास कोई फ़ोन नहीं आया। हर बार मायूस होकर लौट आता। ड्राइविंग करते हुए सामने से ज़्यादा दाएं बाएं नज़रें भटक रही होती कि शायद वो दीवानी किसी बस में चढ़ती उतरती या रोड क्रॉस करती हुई नज़र आ जाती। अपनी इस गलती की वजह से कई दफ़ा उसका एक्सीडेंट होते होते बचा। न जाने उस दिन दिलनवाज की कही हुई बातों का उस अहमक लड़की ने क्या असर लिया कि वो घर ही छोड़ गई। दिलनवाज का मकसद उसके ऊपर तंज करना या उसे शर्मिंदा करना हरगिज़ नहीं था। वो इतने दिन से खुद को मुसलसल मलामत कर रहा था। उस दिन वो ऑफिस से वापस आ रहा था कि अनुषा उसे एक बस पे चढ़ती हुई नजर आई। दिलनवाज ने जल्दी से अपनी गाड़ी बस के पीछे लगा दी। बस एक गर्ल्स हॉस्टल के सामने रुकी तो अनुषा उस पर से उतरकर हॉस्टल की तरफ बढ़ गई। दिलनवाज ने गाड़ी उसके करीब ले जाकर हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। अनुषा ने चौंक के देखा। वो धक सी रह गई। फौरन गाड़ी में बैठो, दिलनवाज ने सख्ती और रोब से कहा। मुझे नहीं बैठना और प्लीज़ आप मेरे पीछे मत आइएगा। बैठ जाओ वरना मैं लोगों का ख्याल किए बगैर ज़बरदस्ती हाथ खींच के गाड़ी में बिठा लूँगा। मेरा दिमाग ख़राब मत करो, जो कह रहा हूँ वही करो। दिलनवाज ने नहायत बिगड़े मूड के साथ कहा। उस वक्त उसके तेवर बहुत ख़राब हो रहे थे। उसके बिगड़े मूड को देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि अनुषा के इनकार और ज़िद की सूरत में वो कुछ भी कर गुजरेगा। अनुषा ने तमाशा बनाने की बजाय बैठ जाने में आफियत समझी। क्यों आए हैं आप मेरे पीछे? अनुषा ने जिद होकर पूछा। इस वक्त मुझसे कोई बात मत करो। दिलनवाज के डपटे पर खामोश हो गई।
दिलनवाज उसे उस घर में वापस ले आया। आप मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देते? घर आते ही वो फट पड़ी। दूसरों का चैन छीन के अपने चैन की बात कर रही हो? इतना ही बुरा और नाकाबिले एतबार समझ लिया था तुमने मुझे? किस चीज़ की कमी और परेशानी थी तुम्हें इस घर में, जो तुम पर नौकरी का भूत सवार हो गया? तुम्हें घर से बाहर निकलने और कोई भी काम करने के लिए मेरी इजाज़त और मर्जी की ज़रूरत थी? क्या तुमने घर छोड़ने से पहले मुझसे पूछा था? मैंने आपसे नौकरी की बात की थी, वो मिनमनाई। हाँ की थी, तो क्या मैंने तुम्हें नौकरी की इजाज़त दी थी? रहमान साहब मुझे तुम्हारा सरपरस्त बनाकर गए हैं, मैंने उनके बाद हर तरह से तुम्हारा ख्याल रखा, लेकिन क्या तुमने मेरा ख्याल किया? उनके कहे की पासदारी की, मेरा मान रखा? अब तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी, नहायत रोब से कहा गया। मेरा और आपका ताल्लुक ही क्या है? कौन सा रिश्ता है हमारे दरमियान जो मैं इस घर में रहूंगी? अनुषा ने भीगी भीगी आवाज़ में कहा। ताल्लुक और रिश्ता बनाना चाहती हो? दिलनवाज ने गहरी नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए ज़ोमानी अंदाज में पूछा तो वो कुछ बोल ही ना सकी। ताल्लुकात और रिश्ता बनाने से नहीं बनते, ऐसे घर छोड़ के भागने से नहीं, ऐसी हरकतों से तो बने बनाए रिश्तों में भी दरारें पड़ जाती हैं। आपको मार के मारने का बड़ा शौक है, मैंने आपसे कहा भी था कि आइंदा ऐसे मार के मारने से पहले ज़रूर सोच लीजिएगा। वो उसे खूब शर्मिंदा कर रहा था और अनुषा सर झुकाए बैठी अपनी उंगलियां मड़ोड़ रही थी। अब तो मुझे आपकी तरफ से बहुत खतरा हो चला और मुझे यकीन है कि आप आइंदा भी किसी मुहिम पर निकल खड़ी होंगी, इसलिए मैंने फैसला किया है कि आपकी शादी कर दी जाए। लिहाजा अगले जुम्मे को आपकी शादी है। अनुषा ने झटके से सर उठा के आंखें फाड़ के उसकी तरफ देखा। ये काम मुझे ही करना है, इसलिए मैं जल्द से जल्द ये फ़र्ज़ अदा कर देना चाहता हूँ और आप अब घर से भागने में कामयाब नहीं होंगी, इसलिए ये ख्याल तो आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, अनुषा ने हवंक होकर तेजी से कहा। मैं तो इससे भी बहुत ज़्यादा कुछ कर सकता हूँ और कर दूंगा, दिलनवाज ने इस्तेहकाक से कहा। मेरा और आपका ऐसा कोई ताल्लुक और रिश्ता नहीं जिसकी बिना पर आप मेरी ज़बरदस्ती शादी करें, अनुषा ने अपने ते भरपूर एहतजाज किया। हर ताल्लुक और रिश्ता समझाने का नहीं होता, कुछ रिश्ते से महसूस किए जाते हैं, दिलनवाज ने अनुषा के करीब आके कहा। उसकी इतनी कुर्बत से अनुषा का वजूद पिघला जा रहा था और वो महसूस करते हैं जिनकी हिस्सेदार और महसूस वो करते हैं जिनकी हिस्सेदार होती है। कह देने से ऐसे रिश्तों का तकद्दुस और उनकी दिलफरेबी ख़त्म हो जाती है। मेरे इस फैसले का एहसास आपको बाद में होगा। बहरहाल आज शाम को मेरे दोस्त की बेगम आएंगी, वो आपको शादी की सारी शॉपिंग करवा देंगी और शादी तक वो आपके पास ही रहेंगी। और उसके एहसासात, जज्बात और खुशियों की परवाह किए बगैर, उसकी मर्जी मालूम किए बगैर उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और अहम फैसला करके वो चलता बना। और वो बुत बनी बैठी की बैठी रहेगी, कोई एहतजाज, कोई आवाज़ बुलंद ना कर सकी। अपनी बेबसी और मजबूरी पे वो खूब दिल खोल के रोई। शाम को वाकई उसके दोस्त की बेगम आ गई। उन्होंने इसके होने वाले दूल्हा की शान में ज़मीन आसमान के कलाबे मिला दिया। अनुषा शॉपिंग पर जाना नहीं चाह रही थी, तो वो उसे ज़बरदस्ती लगी। टाइम कम होने की वजह से ज़्यादातर सूट रेडीमेड ही लिए गए, बस शादी वलीमे के जोड़े टेलर को सिलने दिए थे। उस वक्त वही कपड़े भाभी लेने गई थी। अनुषा घर पर थी, उदास और बेजार सी बैठी थी कि फ़ोन बज उठा। हेलो, उसने ठंडी और दबी हुई आवाज़ में कहा। सुना है आप शादी से बहुत खुश हैं? दिलनवाज की शौक सी आवाज़ समातों से टकराई तो वो उछल पड़ी। बिल्कुल गलत सुना है आपने। अब सुन लीजिए कि मैं बहुत नाखुश हूँ। अच्छा, वैसे अगर आपकी ज़िंदगी में कोई और है जिसे आप चुपके चुपके चाहती हैं तो बता दीजिए। ऐसा कोई नहीं है मेरी ज़िंदगी में जिसे मैं चाहती हूँ, अनुषा ने चिढ़कर तेज़ी से कहा। रियली? दिल नवाज़े शरीर से अंदाज में कहा। फिर बाद में शिकायत मत कीजिएगा कि मैंने पूछने का फरीज़ा अंजाम दे दिया है। अनुषा ने जल के रिसीवर रख दिया। कमीना कहीं का। वो शादी हो के एक अनदेखे अनजाने आदमी के हमरा अपनी मर्जी के खिलाफ उसके घर आ गई। खौफ, मायूसी और दुख ने उसकी अजीब हालत बना दी। हर खुशी मर चुकी थी, सारे अरमान सो चुके थे। उसने खुद को मुकम्मल तौर पर हालात के दायरे पर छोड़ दिया। उसका दूल्हा उसके सामने आके बैठा तो उसका सर झुकता चला गया। कहिए मोहतरमा, हमारा फैसला पसंद आया? उसने अनुषा के भीगे भीगे नरम हाथ अपने गर्म और भारी हाथों में थामते हुए कहा तो उसने झटकी और हैरत से सर उठाया। सामने दिलनवाज बैठा भरपूर मुस्कुराहट के साथ उससे गहरी और नशीली नज़रों से देख रहा था। आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया और मुझे कुछ बताया तक नहीं। उसे दिलनवाज पर आंखें निकाली। अरे यार, बताया तो था कि मैं तुम्हारी शादी कर रहा हूँ। ये बताया था ना, ये तो नहीं बताया था ना कि किसके साथ कर रहे हैं। उसे शिकायत आमेज अंदाज में आहिस्ता से कहा। अब तुम इतनी बेवकूफ़ हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने कहा था ना कि हर रिश्ता वजाहत करने का नहीं होता। बाज़ रिश्तों को सिर्फ दिल से महसूस किया जाता है और वो दिल में ही रहते हैं। लेकिन कोई अपना दिल निकाल के किसी के हवाले करता है क्या? कोई अपने जिस्म से रूह खींच के किसी को दे सकता है? दिल नवाज दे इतनी मोहब्बत से कहा कि अनुषा की आंखें छलक पड़ी। बस अब और नहीं, जितना रोना था रो चुकी। दिल नवाज दे उसके आंसू अपनी उंगलियों के पोरों पर चुन लिए और उसे खींच के अपनी बाहों में भर लिया।
इसके साथ ही इस खूबसूरत से नावल का इख्तिताम होता है। मुझे यकीन है आपको ये शॉर्ट नावल बहुत पसंद आया होगा। उसके साथ ही मेरे चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल इंशाल्लाह आपके साथ एक नए नावल के साथ हाजिर होंगी। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।